नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। आज हम बातचीत करेंगे महम के आज़ाद विधायक बलराज कुंडू से, जो एक समाज सेवी के तौर पर उभर रहे हैं। कुंडू साहब, आपने कुछ प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं खेल के मामले में, उनको भी गोद लिया हुआ है और ये भी पता चला कि आपने करोड़ों रुपए का खेल का सामान जो है वो गाँव को दिया है। तो ऐसे कितने बच्चे आपने गोद ले रखे हैं जो खेल के क्षेत्र में जो है प्रतिभाशाली आगे चल के साबित हो सकते? तक्षक साहब, मैं आपको एक बात बड़ी दर्द भरी और सच्चाई है। हमारे ग्रामीण अंचल में ऐसे अनेकों प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनके अंदर इतनी प्रतिभा है, खेल में भी हैं और पढ़ाई में भी हैं। लेकिन ये हमारा, मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि हमारी सरकारें ये चीज़ सिर्फ भाषणों में और कागज़ों में रखती हैं। धरातल पे उसको, उन बच्चों को वहाँ से निकाल कर उसकी हेल्प जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाती। मुझे जब भी ऐसा बच्चा जो डायनेमिक होता है तो मेरा एक आत्मा से आवाज़ आती है कि इस बच्चे को मैं गोद लेकर इसकी प्रतिभा को मरने ना दूं। और ऐसे हैं 60-70 बच्चे जिनको मैंने उस लेवल पर मुकाम पर पहुँचाया कि वो आज अच्छे मुकाम पे आ गए। उनमें से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आगे जाके जिनको गवर्नमेंट एड मिलनी शुरू हो जाती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी साई से जो उनको भत्ता मिलना शुरू हो जाता है, तो वो खुद फ़ोन करके, भाई साहब मेरे को तो यहाँ से मिलना, अब दूसरे बच्चे को ले लो आप। ऐसे बहुत सारे, करीबन 100 के करीब बच्चे तो ऐसे जो उस साई के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी पहुँच गए हैं। वो अच्छा, अब उनको साई से और उनसे डाइटें वाइटें मिलनी शुरू होगी, तो वो रोटेट होते रहते हैं ऐसे बच्चे। उन बच्चों, हाँ, उनको 6,000 रुपये में उनकी डाइट वगैरह का, और कभी बाहर अंदर जाने की कोई उनको ज़रूरत पड़ती थी तो मेरा छोटा सा आहुति मैं उसमें रखता था उनको देने की। तो इस प्रकार से अगर सामाजिक, मैं तो सबको कहता हूँ जो समाज में साधन संपन्न लोग हैं, हम तरह तरह के आखंड करते हैं, भंडारों का और कुछ का आयोजन करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपने वास्तव में ही कोई धर्म का काम करना है तो किसी गरीब ऐसे बच्चे को गोद लेकर उसको आगे बढ़ाएं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आपने अगर अपने जीवन पैदा होकर किसी एक परिवार का जीवन संवार दिया, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता। अभी आपने कहा कि रोज़गार तो, नौकरियां तो सबके लिए नहीं है, लेकिन ये भी जानकारी मिली कि आपने कोचिंग सेंटर शुरू कर रखे हैं 3-4, जहाँ फ्री बच्चे पढ़ सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और ये भी सुना कि करीब 200 के आसपास कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी नौकरी में और करीब 500-600 बच्चे जो है वो प्राइवेट जॉब में लगे। तो और कितने कोचिंग सेंटर खोलने के आगे योजना है ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके? मेरे 3 कोचिंग सेंटर जो अब तो बंद हैं इस कोरोना की वजह से, उसमें मैं आज, हर कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त हो गया है बच्चों में, बहुत ज़्यादा। कोई भी जॉब के लिए वैसे कोई चीज़ें, बच्चों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन। लेकिन हमारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, क्योंकि आप एक भी कोर्स कोई करते हैं 3 महीने का मिनिमम होता है वो, और उसको कोचिंग लेता है तो वो कम से कम 6,000-5,000 रुपये मंथली से कम उसका वो नहीं होता। 15,000 से लेकर 30,000 रुपये का मिनिमम जो है ना, एक कोई किसी टेस्ट की तैयारी करनी होती है उसको कोचिंग लेनी पड़ती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ 50% से ज़्यादा बच्चे जो उनके घर की आर्थिक हालत कमज़ोर होने की वजह से ये सब नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो कोई भी जॉब की कंपटीशन या उसमें वो पिछड़ जाते थे। तो मेरे उसको देखते हुए मैंने ये कोचिंग सेंटर चालू कराए, और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इस छोटे से प्रयास से करीबन 200 से ज़्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरियों में उन्होंने टेस्ट क्लियर किए और वो उनको नौकरियां मिली। और मैंने एक जॉब मेला भी प्राइवेट कंपनीज़ को बुला के लगाया था। 500-550 बच्चे उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी
ज्वाइन करवाए। तो इस प्रकार का प्रयास ही, और युवाओं को, क्योंकि आज सरकारी नौकरियों की परसेंटेज बहुत कम है और हमारा ग्रामीण अंचल का बच्चा प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता, उनको अवेयर करना मेरे कोचिंग सेंटर में, ये भी एक मैंने उसका एक एजेंडा पार्ट रखा हुआ है। आज प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्कोप है, काम करने वाले बच्चों के लिए कोई कमी नहीं है। तो ये मेरा उद्देश्य है, और भी जैसा प्रभु की कृपा रहेगी और भी ज़रूर मैं क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो आने वाला भविष्य जो बच्चे हैं उनको अगर एजुकेशन में उनका फोकस रहेगा तो उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। और उसकी तरफ ही मैं सरकार को भी बार बार कहता हूँ कि एजुकेशन ही ऐसा रास्ता है जो हमारे बच्चों को भविष्य को उज्जवल कर सकता है। खाली बातों से, भाषणों से और यहाँ बैठ की कागजी नीतियों से होने वाला नहीं है। ये जो आपने बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा वाला भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कि मथुरा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, तो इसमें कितने बुजुर्ग परिवार ऐसे हैं, औरतें, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष जो है वो तीर्थ यात्रा कर चुके हैं? देखिए, मैं थोड़ा धार्मिक आस्था रखने वाला इंसान हूँ बचपन से ही। पाखंड में विश्वास नहीं रखता, लेकिन धार्मिक सोच मेरी स्टार्टिंग से ही बचपन से ही जाटों में कम होती है। मेरे भाई और तो मैंने कहा रहे हो पंडित जी पैदा हो रहे हैं हमारे, तो लेकिन मैंने एक खुशी देखी है ऐसी बुजुर्ग मेरी माताएं जो कभी किसी शहर में भी डंके में नहीं गई होंगी। उनके लिए हरिद्वार जाना तो एक वो कहते हैं ना, एक सपन जैसा। तो मेरी ये बसें जो थी, मैंने सोच के भी ये सैटरडे को, संडे को खड़ी रहती हैं, तो मैंने सैटरडे को इनका रूट बनाया। स्टार्टिंग में मेरे को घबराहट भी हुई, कई मेरे साथियों ने मुझे इस बात के लिए मना भी किया, भाई साहब ये बड़ा रिस्की है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बुज़ुर्ग वहाँ गुम होगी या कोई गंगा जी में डूब गई तो सब जो है ना वो उस बात को कोई नहीं मानेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक परमात्मा पे विश्वास में, मैं एक सच्ची नीयत से, और उन बुज़ुर्गों को एक सपना होता है जो हरिद्वार नहाना, खासकर गांव में, अंचल में, हरिद्वार का गंगा स्नान, सालासर बालाजी महाराज के दर्शन, वृंदावन के दर्शन, उनके एक तीर्थ स्थानों पे जाने के ख्वाब होते हैं। लेकिन वो अपनी घरेलू कई तरह की मजबूरियों की वजह से वो नहीं कर पाते थे। मेरा ये प्रयास बहुत ही सार्थक, और उन बुज़ुर्गों के अंदर मैंने एक नई ऊर्जा देखी है वहाँ दर्शन करने के बाद। ये पिछले 4 साल में अप्रोक्सीमेटली जो बताती है मेरी टीम, मैं तो नहीं रिकॉर्ड रखता, जो मेरी टीम, मेरे साथी हैं, जो मेरी ताकत है, जो सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं। 1-2 बारी मैं खुद भी गया था उनके साथ में, तो करीबन 40-45 हज़ार के बीच में जो है ना बुज़ुर्गों को स्नान और ये तीर्थ यात्रा कराई है। और उससे देखकर वो बहुत ही मुझे दुआएं देते हैं मेरे परिवार को, तो मेरी बस उससे जो खुशी मिलती है शायद उसका कोई अंत नहीं हो सकता। एक कुंडू साहब, आपने जो है गौशालाओं को हर महीने 1 लाख रुपए देने की बात है, आपको जो वेतन मिलता है, जो भत्ता मिलता है, वो भी आप अपने पास रखने के बजाय गौशालाओं को दे देते हैं, तो ये गौशालाओं पर कितना खर्चा हो जाता है महीने में आपका? गौशाला तो हम जब बचपन से पैदा हुए जिस घर में, वहाँ हमारे दादा दादी, हमारे घर में गायें, फिर माता जी, और ऐसे परिवार जो गऊ को हम माता मानते आए हैं। अब हम थोड़े से शहरी सिस्टम में आ गए, आज घरों में अपने बांध तो नहीं पाते, लेकिन एक मेरे फादर साहब की, मेरे माँ बाप की इच्छा के अनुसार मैं करीबन 20-22 गौशालाओं में, अब तो मतलब 28-29 होगी। मैं शुरू से ही, ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, मैं जब से मैंने होश संभाला है, मेरे घर से हर साल दादाजी के नाम पे, पिताजी के नाम पे गौशालाओं में चंदा लेने वो टीम आती रही है।
फिर जब मैं बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने जो है ना आसपास की गौशालाओं में मैं खुद जाके जैसा भी मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं देता था। वो बढ़ता बढ़ता ये जिस टाइम पॉलिटिकल तंत्र में मैं आया, जब तक मेरी सोच भी नहीं थी कभी, तब तक तो मैं 20-22 गौशालाओं से पहले से जुड़ा हुआ था। अब थोड़ी सी जब मैं राजनीति उसमें आया तो वो गौशालाओं की मेरे से उम्मीद भी ज़्यादा होगी, भगवान की कृपा से और चीज़ भी ठीक होगी। तो अब जाता है तो एक आधा करोड़ रुपए चला जाता है, लेकिन कोई मैं इस बात को कैलकुलेट नहीं करता। वो परमात्मा प्रभु कृष्ण जी महाराज का गौ माता है उनकी, तो उनकी कृपा से जो आ रहा है, जितना जो कोशिश करता हूँ उसमें आहुति में डालने की। और मैंने तो चुनाव लड़ने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं जो वेतन मेरे को मिलेंगे एज ए विधायक, मैं 1 रुपया भी नहीं रखूँ। सारे गौशाला मेरे हल्के ही 5 गौशालाएँ हैं, 5 में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा उसको। तो मैं कुंडू साहब, आप भले ही हिसाब ना रखें कि आपका खर्चा कितना होता है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति की छवि ऐसी होती है कि वो जो कुछ करता है सिर्फ अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। और आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि एक विधायक महीने में इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर कितना पैसा खर्च करता है, ताकि दूसरे विधायक भी आपसे कुछ सीख ले सकें। मैं एक तक्षस जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक किसान परिवार से पैदा हुआ, तब भी गांव में, और मेरी पढ़ाई लिखाई भी गांव की है, स्कूलिंग शिक्षा। कॉलेज में जाता था उस टाइम 5 साल मैंने खेती का हल तो जोड़ा नहीं, बाकी ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया हो। और मैंने वो दौर याद है जब खेलूँगा, हमारे उधर प्रचलन रहा है, हर साल खेल होते हैं कबड्डी का बड़े वो। तो हम जो ना, हमारे घर में तो साइकिल भी नहीं थी, साइकिल भी वो ताऊ की लेके जाते थे बहू वगैरह खेल करने। वो कभी वह ताई खुश होती थी दे देती, नहीं तो वह मना कर देती, तो पैदल जाते थे 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर। वो दौर था। फिर शुरू हुआ जब एक पुरानी जो है ना, जब मैंने शुरू किया डंपर ले गए, स्कूटर ली थी करोल बाग से 3600 रुपये की। फिर उसके बाद पुरानी मोटरसाइकिल ली। फिर परमात्मा की कृपा रही तो कुछ महीनों के बाद मैं कार ली 800 सीसी। और वो जो कार ली 800 सीसी, वो इतनी अच्छी लगती थी कि आज मेरे पास 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसमें 1.5 घंटा सुबह उसके टायर भी रगड़ देता था साफ़ करने के लिए। उसको पता है मिट्टी में जाए फिर, लेकिन वो नहीं, सुबह वो टायर भी। यानी कहना मतलब भगवान देता गया, और उस परमात्मा के दिए हुए में से मैं छोटा मोटा इस समाज में लगा रहा हूँ, हो जाता है कोई नहीं। मैंने साल में जैसे पिछले दौरान अगर उस बात को लगाएं तो कई बार मेरे साथी मुझे कहते हैं, भाई साहब जितने पैसे आपने लगाए, लोगों के हाथ जोड़े, इतने पैसे में तो आप घर बैठ के राज्यसभा का जो ना पैसे देकर राज्यसभा से MP बन जाते 6 साल के लिए। मेरा एक ही जवाब उनको हमेशा रहा है कि मैं राजनीति वहाँ ड्राइंग रूम की उसकी करने नहीं है, मैं राजनीति करूँगा तो लोगों की सेवा की, लोगों के बीच की करूँगा। और लोगों की जन सेवा करने के लिए लोगों का वकील बनकर, उसमें कोई जैसे ये मूवमेंट्स चल रही हैं अब करीबन, अब और बढ़ने विधायक बनने के बाद बाहर के लोगों की बहुत उम्मीद होगी। तो करीबन 45-50 लाख रुपए महीना का आ ही जाता है, लेकिन सब वो दे रहा है परमात्मा। मेरा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा इस बात को मानता हूँ, जब तक वो परमात्मा दे रहा है ये सब चल रहा है। मैं कभी ये नहीं कहता मैं ये कह रहा हूँ, और मैं भगवान से दुआ भी ये करता हूँ कि ये मैं मेरे अंदर मत आने देना कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। जब तक उस प्रभु की कृपा है, वो प्रभु पिता परमात्मा दे रहा है, भोले बाबा की मेरे ऊपर कृपा है, मैं महाकाल का भगत हूँ, तो बाबा की जब तक कृपा है, जब तक है, चल रहा है इसमें। तो कुंडू साहब, आप किसानों को भी सम्मानित करते हैं, आप अपने इलाके के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी सम्मानित करते हैं, और बाकी प्रोजेक्ट जो आपके चल रहे हैं उनके बारे में तो बात हुई है। ऐसी अभी आपकी क्या और इच्छा है जो आप आगे करना चाहते हैं?
देखिए, आपने बात की किसानों की, फौजी की। मैं एक फौजी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी सिपाही भर्ती हुए थे, डिप्टी कमांडेंट रिटायर हुए थे, कोई बड़े अधिकारी नहीं थे। और किसान की बात की, मैं अपने दादा को, अपने फादर साहब को तो नहीं देखा, वो उसमें चले गए थे। मैंने अपने चाचा को, अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी चाची ताइयों को सुबह से शाम तक उस खेत में काम करते हुए देखा है। मैं उस दर्द को समझता हूँ। मैंने 5 साल हर वो काम किया है और मैं उस दर्द को समझता हूँ जब एक किसान की फसल पक के खड़ी हो जाती है और वो उसको काटने की तैयारी कर रहा है और घर में उसकी प्लानिंग होती है, भाई ये गेहूँ आ जाएंगे और गेहूँ मेरे 100 मन 80 मन किले में निकलेंगे, 60 मन 70 मन, और वो इतने रुपए के बिकेंगे, और उससे वो अपनी प्लानिंग करता है। या तो किसान के घर में हर साल कोई ना कोई खर्चे फिक्स होते हैं। कभी उसके कोई बेटा बेटी की शादी खड़ी होती है उसके सामने, कभी उसके पुराने मकान को मरम्मत करके उस मकान को करना होता है, कभी उसके जो है ना कोई बहनों के कोई बात की तैयारी होती है, कभी उसको जो है ना वो कर्ज होता है, उस कर्ज को निपटाने की, यानी वो आगे से आगे उसकी प्लानिंग होती है कि मैं इस पैसे से ये काम अपना पूरा करूँगा। लेकिन जब ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो वो किसान किस प्रकार टूट जाता है, इस दर्द को मैं महसूस करता हूँ। मेरे को याद है एक बार जब हम छोटे छोटे थे, हमारे जो है ना खड़े ईंख था, गन्ना, गन्ने के 3 किले जल गए थे। मैंने अपने दादा और चाचा के चेहरे पर वो दर्द देखा हुआ है। मैंने वो दर्द देखा हुआ है। उस खेत में गन्ने की फसल जलने से उनको कितनी पीड़ा थी, और उस दर्द को से मुक्ति दिलाने के लिए जो एक सहयोग उस टाइम मैंने देखा, किस प्रकार से पूरे गांव के लोग शाम तक मेरे दादाजी के पास में 10-10 20-20 लोग बैठे रहते थे, और किस प्रकार उस जली हुई फसल को 4 घंटे में काटकर पूरे गांव ने सहयोग देकर वो कम रेट में बिकती है। उसको सब ने अपनी पर्चियों में डालकर, सारे गांव की जो पर्ची आती मिल से, उस पर्चियों पे सिर्फ जो है ना हमारे गन्ने को डाल के, बहुत कम रेट में देता है मिल, उसमें उसको डाला। और जिस प्रकार का सहयोग पूरे गांव ने तसल्ली दी, उससे मेरे दादाजी को कितनी एक ताकत, एनर्जी मेरे परिवार को, मेरे चाचा को मिली। मैं उस भावना को, उस दर्द को समझता हूँ। तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है, जब कोई अनहोनी किसी किसान के साथ हो जाती है, अगर हम लोग, समाज के लोग आगे बढ़कर उसकी मदद करेंगे, उसका साथ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से वो उस दर्द, उस वक्त से उभर कर अगले साल के लिए, किसान तो ऐसा फिर खड़ा हो जाता है, लड़ने के लिए फिर खड़ा हो जाता है। यही सोच एक मेरे मन में होती है, और उसी को अपना आदर्श भी मानता हूँ मैं। एक सबसे बड़ी कोई चीज़ है, आज दुर्भाग्य इस बात का है कि आज के इस कलयुग के जो हमारे नेता हैं, उस गरीब का, किसान का, मजदूर का दर्द नहीं समझते, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, जिसकी वजह से आज हर तरफ आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार का एक माहौल समाज के अंदर हो गया है। शुक्रिया कुंडू साहब हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद अक्षय जी, थैंक यू। तो ये थे महम क्षेत्र के आज़ाद विधायक बलराज कुंडू, जो समाज के कमज़ोर तबके के लोगों की मदद में हमेशा तैयार हैं और भविष्य में भी लोगों की मदद करते रहेंगे। अगर कुंडू की तरह दूसरे राजनीतिक लोग भी आगे आ जाएं तो समाज की बहुत सी समस्याएं दूर की जा सकती हैं, तकलीफ़ें दूर की जा सकती हैं। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।